हमने इस ऑर्डिनेंस बिल को अच्छे से पढ़ा है। सरकार कोई भी अमेंडमेंट लाती है लाए, पर अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मान लो कि वकील को ही सज़ा का प्रोविजन रखा हुआ, छुड़ाएगा कौन और रखा किसके लिए है। हाँ ठीक है, हम गलत करेंगे, हमें भी सज़ा हो सकती है, बट क्वेश्चन ये है कि उसमें एक क्लॉज डाला है 49A, B और E में कि वकील की योग्यता को भी परखा जाएगा। अब सरकार के पास हमारी योग्यता परखने का कौन सा पैमाना है वो बताया नहीं गया है। दूसरी बात है, हर वकील अपने केस के लिए एडी चोटी का जोर लगाता, टूथ एंड नेल कंटेस्ट करता है, लेकिन डिसाइडिंग पावर किसके पास होती है? तीसरे के पास। आज की डेट में आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि इस खबर को कैसे मोड़ना है, वो मैं तो नहीं जान सकता। मैं तो आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ऐसे हम कोर्ट में बोलते हैं केस के अनुसार, कानून के अनुसार, लेकिन जो डिसाइड करने वाला है वो 6 महीने तक तरीके डाल के उसके बाद केस को या तो खारिज करता है या फैसला उल्टा दे देता है। तो बताइए कि योग्यता जज की परखनी चाहिए या वकील की परखनी चाहिए? तो इस चीज़ का हम बहुत बड़ा विरोध इसलिए कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात यह है कि कानून का एक भी पहलू जो है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो देश के अंदर सिर्फ एक अदालत होनी चाहिए, फिर वकील की योग्यता भी परखिए, जज की योग्यता भी परखिए। जब पहली कोर्ट होती है, फिर एपेलेट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ये 4 पीढ़ियाँ क्यों बनाई हुई हैं? क्योंकि 4 पीढ़ियों की समझ जो है वो एक आदमी में नहीं हो सकती है, इसीलिए ए से लेके डी तक 4 पीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और उन्हीं कानूनों को हम नीचे वाली कोर्ट में कोड करते हैं, साइड करते हैं कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है। अब इस कानून को अगर लागू कर देंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट एपेलेट कोर्ट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पहला जज डिसाइड करेगा, जो कि 2 से 3 साल पुराना होता है, वहाँ पर वकील को पब्लिक के साथ उलझा के रख दो। ऊपर वाले जजों के पास तो कोई पावर ही नहीं रही कि उसको अच्छे बुरे को टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी अपील में जाएंगे तो ये नहीं समझ आएगी कि फैसला गलत है या वकील गलत है। तो ये जो सारे प्रोविजन जो है ये सारे हम इनको सीरियसली अपोज करते हैं और ये वापस होने चाहिए। और इसी तरीके से हमारे भारतवर्ष में पूरी तरह से ये आंदोलन चल रहा है, ये कामयाब पक्का होगा और आप लोगों का इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ऐसा है कि अभी मैंने पिछली बार भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि ये जो बिल जो है हमारे खिलाफ है। ये जो काला कानून बना रहे हैं भारत सरकार, ये सारा सरेआम हमारे खिलाफ ही नहीं, ये जनता के खिलाफ भी है। देखो, जैसे ये है कि एक लोकतंत्र होता है, हमारा हक लेने का, वो भी हमसे छीन रहे हैं कि स्ट्राइक नहीं करेंगे, अब्सटेन नहीं करेंगे, कुछ मतलब हमारे जितने भी हक होते हैं, ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी हो। ऐसा है कि अब एक एक्ट में एक और सेक्शन है, साथ में सब सेक्शन है कि आप अगर 2 व्यक्ति केस लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति का केस तो हारेंगे, तो उसमें भी हमें थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो न्यायपालिका हमारे खिलाफ कर सकती है। लीगल पेनल्टी और एक और है जिसमें एक लीगल पेनल्टी रखी हुई है 3 लाख और सज़ा का प्रावधान भी डाला गया है। और एक जो विदेश से जो फॉरेन लॉयर्स जो हैं वो यहाँ आके डायरेक्ट जो है यहाँ पे आके केस प्रैक्टिस कर सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। दैट इज ओपन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर से मिलने की बात जो है कही गई थी। देखो, ऐसा है कि कल जॉइंट एक्शन कमेटी जो है फिलहाल अभी अनुराग ठाकुर से मिली हुई थी और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं जैसे ही कल दिल्ली जाऊंगा तो मैं लॉ मिनिस्टर से मिलकर सबसे पहले आपकी बात रखूंगा। तरुण जी, अगर बात की जाए कितने वकील जो हैं प्रभावित होंगे अगर इस कानून से? ये 27 लाख पूरे भारत में इस टाइम 27 लाख मोर देन है, तो इन सबको इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा।